समथिंग दैट डजंट स्ट्राइक, मतलब कि समझ नहीं आ रहा। I guess during the question while I was doing the pi one, adding a pi was the thing मैंने that अभी I. कोई पाई नहीं ऐड करा, मैंने स्ट्रेट कर दिया उसको। क्योंकि Hmm. क्योंकि देखो होता क्या है कि ये जो साइन माइनस साइन है, बेसिकली ये तो वही हो गया ना, कि साइन ऑफ पाई प्लस एंगल ही करा है। हाँ माइनस माइनस तो तभी आता है ना हाँ. जब थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। तो अगर मैं लिख दूं साइन ऑफ पाई प्लस अल्फा, या मैं लिख दूं माइनस साइन अल्फा, एक ही तो बात है। Hmm. तो मैंने यहाँ पे आई चोज टू राइट माइनस है, जो अंदर जाके पाई प्लस ही बन जाएगा। तो हाँ. पाई ऐसे भी आ सकता है, आप ऐसे भी लिख सकते थे इसको। इस इक्वेशन को मैं लिख सकता था, सेकंड वाली को, साइन ऑफ पाई प्लस ओमेगा टी प्लस फाई टू, ऐसे भी लिख लेता, मेरी मर्जी है ना। Hmm. वही बाद में भी वही हुआ, जब यहां करना पड़ा इस जगह पे, जब माइनस हाफ को लिखना पड़ा तो साइन ऑफ पाई प्लस ही लिखना पड़ा ना फाइनली। Hmm. तो एक ही बात हो गई, या तो आप ऐसे सॉल्व कर लेते शुरू से ही कि अच्छा मुझे फेज, अच्छा ये पाई ऑपोजिट डायरेक्शन, तो मैं पायलट में इंट्रोड्यूस एन एक्स्ट्रा पाई इन द सेकंड वन, यू कैन, then you हाँ. don't need to use negative sign. Yes. But if you use negative sign, then do it my way. One and the same thing. Hmm. या तो फेज पहले ही ऐड कर लो अपने मन से, जो बाद में करना ही पड़ रहा है यहाँ पे मेरे में। Hmm. माइनस तो था ही ना, माइनस हाफ तो आएगा ही ना फिर भी। हाँ. ओके, टेल मी any other doubt in your mind that doesn't strike you? Not. Fairly straightforward, but you should have known कि opposite direction माइनस साइन। Hmm. और whenever we get an SHM question, अब our strategy should be, हम सीधा पहले जनरल इक्वेशन की तरफ देखें। ठीक है. ये और किसी कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे नहीं समझ में आ रहा कि और क्या मैं लगा सकता था सिवाय साइन वाली इक्वेशन के, जो फर्स्ट इक्वेशन होती है एसएचएम की डिस्प्लेसमेंट की। Hmm. ओके, सो कैन वी मूव फॉरवर्ड? Yes. आई हैव नॉट सॉल्व्ड इट, आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू दिस। Yes. सॉल्व तो I. मैं कर ही देता, तो आपको क्या समझ में आता, कुछ नहीं ना। हाँ. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन द नेक्स्ट वन। दोबारा खोलनी पड़ेगी पीडीएफ। ओके, so you have a metallic bob and so whatever, right? It's a, so it's a simple pendulum, Hmm. right? It has a time period. Let me just paste it. I'm sorry. I have not bothered to paste it. Okay. Tell me if you can see it now. Yeah. Can? Yes. Okay. So let's read the question together first. Hmm. ओके, एक टाइम पीरियड है, बॉब को इमर्ज कर दिया नॉन विस्कस लिक्विड में। अच्छा, Yeah. नॉन विस्कस का मतलब है नो फ्रिक्शन कमिंग Yeah. फ्रॉम द लिक्विड, राइट? Yeah. नाउ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज वन फोर्थ दैट ऑफ मेटल, तो बॉइंट फोर्स लगेगी, राइट? Hmm. बॉइंट फोर्स लगेगी तो उसका जो नेट, जो उसका वो इम्पैक्ट आएगा, ऊपर से फोर्स भी आएगी ना इसके ऊपर अब, तो ग्रेविटी विल रिड्यूस। Hmm. डज इट मेक सेंस? Yes. आप अर्थ तो वो एल बाय जी करके रहेगी ना, हाँ. एल बाय जी होता है ना फॉर्मूला टाइम पीरियड का। लेकिन क्योंकि बॉइंट फोर्स है और कंप्लीटली इमर्स्ड है, तो आपके ऊपर जो फोर्स लगेगी, जो बॉइंट फोर्स होगी, वो वी रो जी होती है, where रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, Yes. Yes. वी इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉब। Modern. कुछ सेंस बन रही है? लिख दूं मैं? एक मिनट, लेट मी जस्ट राइट इट फॉर यू सो दैट यू ऑल्सो कैन कैप्चर व्हाट आई एम सेइंग। फ्री बॉडी डायग्राम तो आपको समझ में आ गया? Hmm. Yes. स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? एक सेंटेंस में आ गया कि यार ये तो बहुत ही सिंपल है कि मेरे पास एक बॉब है, ये मैंने बॉब को ऐसे पानी के अंदर डाल दिया है, नॉन विस्कस है तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रही मूवमेंट में, लेकिन हाँ Hmm. लिक्विड इसके ऊपर एक बॉइंट फोर्स लगाता है। फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में पढ़ाते हैं, Yes. साइंस में भी पढ़ाते हैं थोड़ा थोड़ा, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल, राइट? Hmm. तो इसके ऊपर एक ग्रेविटी लग रही है mg, हाँ. और तो नेट फोर्सेस के ऊपर क्या लग रही है, अगर मैं नेट की बात करूं, एफ नेट इज इक्वल टू mg, और मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। Hmm. तो बॉइंट फोर्स होती है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो
डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इसमें 1/4 दैट ऑफ द मेटल है, तो इसकी डेंसिटी जो भी होगी, मान लो इसकी डेंसिटी थी V सिग्मा, तो इधर जो पॉइंट फोर्स लगेगी वो σ/4g लगेगी, राइट? by तो 4G. आपका जो F नेट होगा दैट विल बिकम 3/4 सिग्मा जी, Mm-hmm. है ना? तो इसका मतलब आपकी जो इफेक्टिव ग्रेविटी है दैट इज 3/4g। Yes. नेट फोर्स से आ गए ना, सिग्मा तो फिक्स्ड है, तो नेट ग्रेविटी 3/4 ऑफ एक्चुअल ग्रेविटी हो गई। तो आपका टाइम पीरियड L/g से डिफाइंड होता है, T, राइट? हाँ, 2 pi by जब LG. हाँ, अब इसको आप L/g में क्या लिख दोगे? 3g/4। 4. ऊपर क्या आ जाएगा? 2/√3, है ना हाँ. आंसर? Yeah. टेल मी, इसमें क्यों नहीं कर पाए थे आप? गिव मी अ रीजन दैट व्हाट इज दैट यू कुड नॉट, पकड़ा क्या नहीं आपने इसके अंदर जब आपने खुद करा था तब? I देखो guess. देखो, मैं एक चीज को पानी में डाल रहा हूँ या किसी लिक्विड में डाल रहा हूँ, उस लिक्विड ने मेरे ऊपर कुछ काम करना है। वो हम्म. मुझे काम मालूम था, बॉयंसी होती है, फ्लोटिंग टाइप का आ जाता है ना। जो हाँ. क्वेश्चन में लिखा था मैंने वही कर दिया, और मुझे पता था बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने लगा दिया। तो मुझे हाँ. मालूम है कि मैं बेसिकली टाइम पीरियड से पंगे ले रहा हूँ, लेंथ से मैंने पंगे लिए नहीं है। हम्म. एल तो सेम रखा है, लेकिन मैं जब उसको डुबो रहा हूँ उसके अंदर, तो मैं जी से कुछ कर रहा हूँ। मैं हम्म. अपनी ग्रेविटी को कम कर रहा हूँ, अर्थ मुझे अब उतनी स्पीड से नहीं खींच रही, एक्सेलरेशन से कम से खींच रही है, मैंने 3/4g से खींच रही है। तो टाइम पीरियड में ग्रेविटी का तो फर्क पड़ता ही है। तो आई एम ट्राइंग टू एस्टेब्लिश कि टाइम पीरियड हाउ डज इट गेट इम्पैक्टेड इफ द ग्रेविटी रिड्यूसेस, इफेक्टिव ग्रेविटी रिड्यूसेस, इट्स नो लॉन्गर अर्थ बट एन अपवर्ड फोर्स ऑफ buoyancy also which is acting on it. हम्म. Make sense? So it was a two concept question, let's put it this way, Yes. कि भाई इसके अंदर एक ही नहीं दो दो चीजें लगा दी तो बंदा जो घूम गया यार, अभी लिक्विड का क्या करना है ना। वैसे तो पता होगा बैक ऑफ द माइंड में कि हाँ. बॉयंसी होती है, लेकिन लेकिन हैबिट होती है करने की ना क्वेश्चन की। हम्म. अभी बॉयंसी के क्वेश्चन बहुत सारे कर लो, फिर ये चैप्टर कर लो तो समझ में आ जाएगा हाँ. इकट्ठे इकट्ठे ना, लेकिन अचानक आ जाए, अपीयर हो जाए, तो थोड़ा बंदा सोच में पड़ेगा। हाँ. एनी It's वो very. प्रैक्टिस से सब कुछ हो ही जाता है। एनीवे, दो चार एक जैसे क्वेश्चन करोगे तो सोचने का तरीका डेवलप करना होता है, कॉन्सेप्ट सभी को आते हैं बच्चों को। ओके, एक 100 ग्राम का, आगे बढ़ सकते हैं? Yes. Yes. ठीक है। 100 ग्राम का मास स्ट्रेचेज अ पर्टिकुलर स्प्रिंग बाय, ठीक है। एक स्प्रिंग है, उसके साथ एक मास लगा दिया, उसको थोड़ा सा खींचता है, तो एक्स है उसका 9.8। By 9. Yes. अब आपने उसके ऊपर क्या करा? एक और मास अटैच कर देना है, और आपका जो वाइब्रेशन है, जो के वाला फोर्स -kx होती है ना, हम्म. तो आपने उसके ऊपर एक मास डाल दिया। अब आपने, अब मास डाला तो ऑब्वियसली स्ट्रेचिंग थोड़ी सी और हो गई, हाँ. है ना? अब इसकी जो आपने इसको थोड़ा सा पुल कर दिया अपने इक्विलिब्रियम से, ठीक है. राइट? तो पहले सिचुएशन अगर आप देखोगे, पहली लाइन से आप क्या सीखोगे? एक स्प्रिंग के बारे में क्या क्वालिटी होती है? स्प्रिंग की सबसे पहली क्वालिटी होती है वो स्टिफ कितना होता है। हाँ. स्टिफनेस नापने का मेथड होता है के। A. Right. के से मालूम चलती है कितना स्टिफ हूं मैं, है ना? हाँ. के निकालते हैं पहले, पहले के निकाल लेते हैं, क्योंकि यार स्प्रिंग के क्वेश्चन में के नहीं निकालेंगे तो क्या करेंगे? हम्म. 100 ग्राम जो है उसको ग्रेविटी में कन्वर्ट कर लूं, 1000 कर लेता हूँ, इंटू 9.8 कर लेता हूँ mg। हम्म. पहली सिचुएशन तो यही है। तो Right. पहली स्टेटमेंट से के का इंतजाम कर लेते हैं, राइट? ये मैंने बांधा, ये स्प्रिंग थोड़ा लंबा हो गया, यहाँ पे रुक गया, कितना स्ट्रेच हुआ है? 9.8। हम्म. ठीक है, तो इज इक्वल टू के इंटू 9.8/100, के एक्स लगा रहा हूँ। हम्म. ये तो मेरी बेसिक इक्वेशन Right. है ना? तो ये मैं 100 काट रहा हूँ, 1000 क्यों लिखूं मैं? 9.8 है ना मेरा, तो ये तो हम्म. 100 लिखता हूँ ना, सेंटीमीटर है तो ये हो गया मेरा 9.8 भी गया, यहाँ पे 100 गया, तो के कितना आ गया मेरा? 100/10, 100/10. Right. 10 आ गया ना, हाँ. न्यूटन पर मीटर। Newton per meter. Right. मेरे को स्टिफ स्प्रिंग कांस्टेंट तो मालूम चली गया। हम्म. अगर मुझे किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम चल जाए, आपने उसके ऊपर मास डबल कर दिया है ना,
और हम्म उसका टाइम पीरियड आपको मालूम है, तो टाइम पीरियड के हिसाब से स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा हो, तो क्या फॉर्मूला होता है? K/M या M/K टाइम पीरियड? जो L/G होता है वो क्या बन जाता है? K/M। K/M बन जाता है। ठीक है जी, मैं डाल देता हूँ, तो मैं 6.28 डाल लूँ यहाँ पे। हम्म। टाइम पीरियड तो मेरा यही है, टू हाँ। पाई है। K मैंने ढूंढ लिया, हाँ। मास मैंने डबल कर दिया। मास डबल हो गया। हाँ जी, मास नहीं, हाउ मच मास शुड आई ऐड? We have to find the mass। मास, सो दैट द टाइम पीरियड बिकम्स दिस मच, राइट? हाँ। तो K मैंने लिख दिया है, 2 पाई बाहर लिख दिया है। मेरा जो मास है मुझे पता नहीं कितना डालना है, लेकिन मुझे पता 9.8 तो मेरा था। हम्म। उसमें M और डाल दूं ना मैं? हाँ। तो 6.28 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इंटू 3.14 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय, ये कितना आ जाएगा? 9.8/1000 है ना ये। तो 98 इंटू 10⁻⁻⁻⁴ प्लस है। हम्म। ये 3.14 टू जार है, टू हाँ। स्क्वायर है ये टू हाँ। स्क्वायर बन गया ना। ये टू स्क्वायर इसके साथ कट गया। हम्म। तो M प्लस 9.8 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू 10 हो गया। हम्म। M इज इक्वल टू 10 माइनस कितना हो गया? 9 इंटू 10⁻³ सॉरी, ये 1000 है, राइट? तो 9.8 इंटू 10⁻⁻³ सो 10 माइनस 90.0098, इतना मास अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा। इसका अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है देखो, अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो। ग्राम्स में निकाला है ना इसने, हम्म। तो बहुत ही अच्छा हो गया कि हम इसको फिर वो भी नहीं लिखते। हम क्यों लिखे फिर किलोग्राम में? Right। है ना, क्यों हम भी उसको उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मास प्लस 9.8 इज इक्वल टू 10, लेकिन याद रखना ये न्यूटन पर मीटर है। हम्म। तो आपको न्यूटन पर मीटर को अगर उसमें कन्वर्ट करना हो ग्राम्स में, डाइन में, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? 10। 1 न्यूटन 10⁻⁵ फाइव। ग्राम, टाइम है ना, पर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। हम्म। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 इंटू 10⁻⁵ हो जाएगा। हम्म। और ये -10 करोगे तो एक्चुअली इट मेक्स नो डिफरेंस। हाँ। तो रफली यही हो गया भाई। 1 लाख ग्राम में से 10 ग्राम हटा लोगे तो क्या तीर चला लोगे? वही तो रहेगा। अप्रोक्सीमेटली। तो मतलब कैलकुलेशन को छोड़ दो फिलहाल, बट कॉन्सेप्ट क्या था? पहली स्टेटमेंट से के निकाला, दूसरी स्टेटमेंट को स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे आपने बोला उसमें डाल दिया। मुझे तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कैलकुलेशन लगी इसके अंदर फ्रैंकली। ये थोड़ी सी टफ है, थोड़ी सी, मतलब अगर करने पे आ जाए तो कंसंट्रेशन से तो हो ही जाएगी। हम्म। लेकिन ये करना था, M निकालना है, तो इसमें क्या हो गया? फिर ले लो, ये तो वैसे ही कट गए थे। हाँ। और M इज इक्वल टू, हाँ ये देखो, ओ सॉरी, ये M को अगर मैं प्लस एडिशनल लिख दूं 9.8 ग्राम, तो यहीं हम्म। से आ जाता मेरा। एंड 9.8 इज इक्वल टू 10⁻⁵ और M इज इक्वल टू 10 कैलकुलेशन भी इजी हो गई। यहीं से काट दो ना, क्यों करो स्क्वायर? हाँ। 6.28 को खत्म कर दिया, आंसर। राइट। एनी डाउट्स इन योर माइंड? दिस वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, दिस वाज इजी। अच्छा, अगला क्वेश्चन डैम्पिंग का है, जो कोर्स में नहीं है बाय द वे, ओके, इट हैज बीन डिलीटेड। ओके। ओके, डैम्पिंग इज डिलीटेड फ्रॉम नीट सिलेबस। हम्म। ओके। लेट मी ऑल्सो शो यू, बिकॉज मैं उसको फॉलो करता रहता हूँ ना, मुझे खुद पता चलता रहता है। मैंने इतने वीडियो बना दिए उसके ऊपर, और बाद में मालूम चला जी इन्होंने काट दिया उसको। तो ये चैप्टर कौन सा हो गया आपका? ऑसिलेशन ना। Patience। देखो, तो डैम्प्ड को करना नहीं है आपको, ओके। डैम्पिंग इज डिलीटेड। ओके, लेट मी जस्ट शो यू ऑल्सो व्हाट यू आर सपोज टू डू। हमारे टाइम पे था बाय द वे। ओके। ये देखो, ये आप पढ़ो, ध्यान से पढ़ो इसको। कहीं लिखा हुआ, ये नीट का सिलेबस है NMC की साइट पे। ओ। ये करना है आपको, ना कि हम्म। डैम्प्ड। छोड़ दो। तो डैम्प की चिंता मत करो, नहीं आता तो ना भी आता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा उसके ऊपर।
Okay. आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, ये अनाउंसमेंट हो गई थी। एक मिनट, अब हमने कौन सा क्वेश्चन करना है? 41 देख लिया हमने। हाँ, अब नीट का 2022 का एक क्वेश्चन है। Okay. दो, आपने पता नहीं उसको डिफिकल्टी में डाला है। ये सारे वही है ना डाउट्स? Right. ठीक है, Yes. तो कर लेते हैं इसलिए। ओके, नाउ इट सेज, लेट मी जस्ट पेस्ट इट सो दैट यू आर फर्स्ट कंफर्टेबल विद सीइंग द क्वेश्चन। मैं कीप ऑन चेंजिंग द व्हाइट बोर्ड, क्योंकि ना वो इंक जो है ना उसकी No कम होती problem. जाती है, देखो। ओके, सो वेरी गुड। टू पेंडुलम्स ऑफ लेंथ सो एंड सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन फेज। ये तो बहुत अच्छा है, मतलब दे स्टार्ट टुगेदर Mhm. like this, together. So there is no phase difference to start with. At some instant, the two are at the mean position in the same phase. The minimum number of vibrations of the shorter pendulum after which they are together in the phase, right? तो धीरे धीरे क्या होगा? When they start moving, they go out of phase, क्योंकि इनका टाइम पीरियड अलग अलग है ना, हाँ. लेंथ की वजह से टाइम पीरियड अलग अलग है। तो हाँ. धीरे धीरे दे विल गो आउट ऑफ फेज, दैट इज फॉर श्योर। Yes. मैं अभी कंप्लीट ही कर रहा हूँ, एक का हो चुका होगा, वो वापस जा रहा होगा, Hmm. है ना? तो इसका मतलब है थोड़े टाइम में दे विल गो आउट ऑफ द फेस, लेकिन कुछ वाइब्रेशंस के बाद व्हाट विल हैपन इज दे मे कम टुगेदर आल्सो, राइट? Hmm. हमें पता लगाना है वो जो Yeah. मीन पोजीशन पे, Hmm. एट द मीन पोजीशन दे विल बी इन फेज आफ्टर। तो इसका आपको क्या स्टैंडर्ड मेथड मालूम है दिमाग में? इसकी ट्रिक होती है जो सिखाई जाती है, बड़ी सिंपल सी। देखो, आपने मैथ्स में छोटी क्लास में एलसीएम पढ़ा था? हाँ. एलसीएम निकाल लिया करो, तो आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा इसके अंदर। एलसीएम, लोएस्ट कॉमन Multiple. मल्टीपल, वो निकाल लो इसका, एंड यू विल गेट द आंसर। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट है। पहले मैं आपको वर्बली समझाता हूँ, फिर लिख लेंगे। Okay. आप टी1 निकाल लो, T1. T. प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल1। फिर टी2 निकाल लो, प्रोपोर्शनल टू एल2। तो टी1 बाय टी टू इसमें कितना आ जाएगा आपका? बाय द वे, जस्ट फॉर माई सो 11/10 स्क्वायर रूट, तो इसका वही होगा ना, हाँ. 11। 11 and T1/T2 कितना होगा मेरा? 11/10। सॉरी, मैं स्क्वायर रूट क्यों लिखूंगा मैं ना, 11/10 ये हो गया। हम्म. स्क्वायर रूट इसका. ठीक है. ठीक है, ये T1/T2 आ गया मेरा। हम्म. अंडर रूट ऑफ L1, जी तो दोनों में कॉमन था ना, तो मैंने उसको अलग कर दिया बिल्कुल। T1/T2 पता चल गया। हाँ. इसमें इससे आपको क्या नॉलेज मिली कि जो लंबा पेंडुलम है वो एक ऑसिलेशन 1 सेकेंड ही ज्यादा की ले रहा है। हाँ. मान लेते हैं 11 सेकेंड है, तो दूसरे की 10 सेकेंड है ना, तो T2 जल्दी ऑसिलेशन कर लेगा, और हाँ. T1 जो है उसको 1 सेकेंड हर ऑसिलेशन में एक्स्ट्रा लगता है। राइट. अब मैं आपको बोलता हूं, जब 10 ऑसिलेशन हो जाएंगी T2 की, हम्म. T2 की जब 10 ऑसिलेशन होंगी, तो T2 ने कितना टाइम बिता दिया होगा? 100 सेकेंड। हाँ. T2 ने इतना किया. और राइट. अगर T2 की 11 हो जाए तो 100 and. 110। हाँ. T2 की अगर 11 हो जाए, मैं कलर बदल देता हूं इसका लिखने का, इसकी अगर 11 हो जाए तो कितना होगा? 110। 110. और ये जो 11 सेकेंड वाला है, 110 सेकेंड में इसके कितने पूरे होंगे? 110 सेकेंड उसके 10. 10। कहने हाँ. का मतलब गोल्डन नंबर जो एलसीएम है दोनों का, वो 110 है। हाँ. तो इसका मतलब अगर आपको कोई बोले कि द मिनिमम नंबर वाइब्रेशन ऑफ द शॉर्टर पेंडुलम, मैंने शॉर्टर पेंडुलम तो ये है, 10. हाँ. and इसके कितने ऑसिलेशन हुए 110 में? 11. और दूसरे वाला भी 10 कर लेगा पूरे, हाँ. फेज में आ जाएंगे उसी समय। हम्म. तो जब छोटे वाले के 11 पूरे हो रहे होंगे, तो बड़े वाले के 10 पूरे हो जाएंगे पूरे। 10 पूरे हो जाएंगे. राइट. हाँ. पूरे 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 पूरे, इसका मतलब फिर दोनों एक ही जगह पे होंगे, हाँ. और फिर से स्टार्ट कर रहे होंगे, फिर आउट ऑफ फेज हो जाएंगे। हम्म. 220 सेकेंड के बाद फिर दो इकट्ठे सौ आएंगे। हाँ. सबसे पहले मिनिमम नंबर में कब आएंगे? जब छोटे के 11 ऑसिलेशन हो जाएंगे।
राइट। तो इसका मेथड क्या होता है, एलसीएम, लोएस्ट, मैंने 11 और 10 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल के आंसर लिख दिया। फिर देखा मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, छोटे वाले का पूछ रहा है वाइब्रेशन है, बड़े वाले का, छोटे वाले का पूछ रहा है तो आंसर है 11। अगर बोलता था मिनिमम नंबर वाइब्रेशंस ऑफ द लार्जर पेंडुलम, लॉन्गर पेंडुलम, तो मैं आंसर दे देता 10। उसके 10 थे लॉन्गर के, शॉर्टर के 11। यस। तो ये स्टैंडर्ड ट्रिक है, ये सिखाई जाती है कि आपको एलसीएम से ही करने होते हैं क्वेश्चन ये, उससे, और दिमाग में बैठ भी है ना कैसे आया है। भाई अगर आप 50, अगर आपके 5 ऑसिलेशन होंगे तो कॉमन मल्टीपल नहीं बनेगा ना इस सिचुएशन में। छोटे हाँ वाले के जो होंगे वो 50 होंगे, तो 50 और दूसरे वाले के पूरा तो नहीं हो पाएगा ना, जो 11 सेकेंड वाला है हाँ। वो तो कभी 50 तक नहीं पहुंच सकता पूरा, मतलब बिल्कुल इकट्ठे हो जाए वो। हम्म। ये तो 11 और 10 पे ही हो सकता है ये। हाँ चले आगे। हाँ। तो ये थोड़ा सा वो है, मैथ्स का क्वेश्चन है ये, अदर देन, क्या बोलूं मैं इसको, मतलब फिजिक्स का क्वेश्चन। एलसीएम, यस। एलसीएम से कर डाला इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट जो बहुत आता है, ये नीट 2021 का क्वेश्चन है, इसके अंदर क्वेश्चन क्या आया देखते हैं। एक बॉडी है, वो सिंपल हार्मोनिक कर रही है फ्रीक्वेंसी से, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैंने पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, लिख लेते हैं ना पहले। व्हाट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन की फ्रीक्वेंसी एफ है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एस एच एम, अ बॉडी इन एस एच एम। जैसे ये बॉडी है, स्प्रिंग के साथ जुड़ी हुई है, या ये टाइम बॉब है, या जो भी है, मतलब अगर है तो इसका जो अपना ये थोड़ी हाइट गेन करती है, हम्म। फिर नीचे आ जाती है यहाँ पे, है ना पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है किसी भी चीज की, चेंज इन पोजीशन। ये इसकी हम्म। पोजीशन है, यहाँ इसकी ये ग्राउंड मान लो, तो यहाँ इसकी जीरो पोटेंशियल एनर्जी है। ऊपर गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आ गई, थोड़ी सी बढ़ गई ना। बाय यस। वर्च्यू ऑफ चेंज इन पोजीशन जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जी। और जो राइट। बाय वर्च्यू ऑफ वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सिंपलेस्ट क्या लिखा है, आप देखा है आपने अभी तक, पोटेंशियल हाफ। एनर्जी ऑफ अ एसएचएम, हाफ हाफ के एक्स स्क्वायर। ए एक्स स्क्वायर। आपने खुद ही बता दिया राइट। अगर मैं बोलूं ये बॉडी मूव कर रही है, और तो मैं उसका फॉर्मूला लिखता हूँ हाफ एक्स, कैसे लिखते हैं हम उसके अंदर, ए साइन ओमेगा टी। थर्टी। राइट। इनिशियल फेज जीरो है, बहुत आसान लिख देता हूँ, ठीक है। हम्म। मैं लिख रहा हूँ हाफ के एक्स स्क्वायर, ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। हम्म। मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, हम्म। है ना। अभी भी फ्रीक्वेंसी तो नहीं नजर आ रही, लेकिन एसएचएम की फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा होती है ना, हाँ वो तो दिख रही है। हाँ। हाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी है राइट। अब मैथ्स के अंदर क्या होता है जब साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है, हाउ डू यू आर्टिकुलेट इट, यू राइट कि कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। पता है ना ये। हाँ। तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - साइन स्क्वायर, और ये वाला साइन स्क्वायर मिला लिया तो ये कॉस टू थीटा बन गया। हम्म। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, इक्वल टू 1 - कॉस टू थीटा, और हाँ। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 - कॉस टू थीटा बाय 2। तो इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह मैं लिख देता हूं 1 - कॉस टू ओमेगा टी बाय 2। अब पोटेंशियल एनर्जी का साइन्यूसॉइडल फंक्शन क्या फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है उसकी, टू ओमेगा। हाँ जी डबल। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी एसएचएम की थी, पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी उससे दुगनी है। हाँ। आ गया। अब ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, क्योंकि देखो साइंस के और ओमेगा टी से छेड़ाखानी कैसे करनी है पता होना चाहिए ना किसी को। हम्म। पता होना चाहिए ना कि भैया अभी साइन, मेरी अगर किसी चीज की साइन स्क्वायर ओमेगा टी है तो मैं क्या लिखूं, ओमेगा स्क्वायर लिख दूं, नहीं। मुझे लिखना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिखूंगा मैं 1 - कॉस टू थीटा बाय 2। तो मेरे को मालूम है जब ये जहां भी अपीयर हो रहा है, ये बेसिकली हो जाएगा 1 - कॉस टू ओमेगा टी। तो मेरी ये चेक करना होता है, मैंने लीनियर फंक्शन लाना होता है, हम्म। लीनियर।
क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टू लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक टाइप का, डबल आ रहा है ना, स्क्वायर आ रहा है, Yes. वहां नहीं छोड़ना। साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, आपको लीनियर में लाना है, कॉस टू ओमेगा टी में। Hmm. Right. एनी डाउट इन योर माइंड की ऊपर से जा रहा है? नहीं, ट्रिगो बीच में आ गई, बस वही था। ट्रिगो आई थी, तो जो रास्ते का मतलब पंगा था वो ट्रिगो था। हाँ हाँ। यहां तक तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन सब लिख लेंगे, हम्म। बट शुरू शुरू में जब एसएचएम पढ़ाते हैं तो बच्चों को समझाते हैं कि कैसे साइंस को और ओमेगा टी को टैकल करना है। राइट। कॉस को और ओमेगा टी अगर आ जाए एक्सप्रेशन में तो कैसे टैकल करना है, ट्रिगो की मदद से टैकल करना है। तो ये फंडामेंटल टीचिंग में कवर हो जाता है ये। अच्छा। आगे बढ़ते हैं, चलो 31st। एक वायलिन है, उसकी जो तार है वो 1/5 कर दी, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी, राइट? फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है वायर अंडर टेंशन? मैं पहले क्वेश्चन पेश कर रहा हूं मैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ वायर विच इज अंडर टेंशन? मास पर यूनिट लेंथ में आता है, इफ यू रिमेंबर। यस। एक वायर अगर टेंशन में हो, अगर हम्म। उसकी मैं टेंशन बदलूं, फलाना ढिकाना जो भी मैं कर लूं, तो एक सेकंड, मैंने पता है कितनी विंडो खोलनी है इसकी? 20। 20 विंडो खुल गई, रुक जाओ, बंद कर रहा हूँ, बस पीसी स्लो हो जाता है। हाँ, तो अब टेंशन इन द स्ट्रिंग का फॉर्मूला लगाओ, और वायलिन है तो क्या हो गया, है तो वही कॉन्सेप्ट ना। और हम्म। एल जो है उसके अंदर फिर छोटा कर दो, बाय 1/5 है ना, तो नई नई कितनी हो जाएगी लेंथ आपकी? 4/5 एल, 4/5 L। है ना? राइट। तो आपकी नई लेंथ हो गई 4/5 एल, पुरानी थी एल। और आपकी पहले फ्रीक्वेंसी थी 440। मास डेंसिटी तो दोनों में ही सेम रहेगी, तार थोड़ी ना बदल दी है। हम्म। तार तो वही है ना, मास पर यूनिट लेंथ, तो उसका निकालना क्या है, F2। तो टेंशन इन अ स्ट्रिंग, sorry, frequency of a string in which vibrates when its length is L, तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? V/2L। जो साउंड पैदा करती है वो, उसका वेलोसिटी V होता है, हम्म। राइट? यस यस। तो आपको अगर एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है तो वो क्या होती है? V/2L। थ्री V तो फाइव कांस्टेंट है, जो वेव की स्पीड होगी उस हम्म। मीडियम में, वो तो चेंज नहीं कर सकोगे वायर में आप, दैट हैज टू रिमेन द सेम। तो आपका जो एक्सप्रेशन आ गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, वो हो गया वेलोसिटी/2L। हाँ। तो पहले आप लिखोगे 440 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव डिवाइडेड बाय 2L। दूसरे में लिखोगे आप, जो आपको ढूंढना है, वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी क्योंकि मीडियम तो बदला ही नहीं, लेकिन यहां लिखोगे आप 2/5L। इनको डिवाइड कर लोगे आप, 440/F इज इक्वल टू V/2L अपॉन V। 4/5L, V भी गया, हम्म। और 5 ये हो जाएगा, L भी गया, यस। हाफ रह गया, इंटू 5/4। 5 वहां पे चले गया। 5 ऊपर जाएगा ना ये हाँ। फाइव ये बाय 4 नीचे ही रहेगा ना, तो 5/8। और ये हो गया 440/F, तो F कितना हो गया इक्वल टू? F इज इक्वल टू 440 इंटू 8/5, माने हम्म। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ विल डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी विल गो अप एनीवे। राइट। 5/8 इंटू 8 कर लो, 8/8 = 64, 8/8 = 64, 724। देखें कोई है चॉइस या कैलकुलेशन एरर है? कैलकुलेशन एरर है, 440। हम्म। कैलकुलेशन देखो, दोबारा चेक करो कैलकुलेशन। ओके। कॉन्सेप्ट तो सही लगाया बिल्कुल, मीडियम नहीं चेंज करा। 440 इज इक्वल टू दिस, 2 × 440/F इज इक्वल टू V/2 का हाफ हुआ, और नीचे आया 4/5। तो हाफ डिवाइडेड बाय 4/5 इज इक्वल टू हाफ इंटू 5/4। तो 440/F इज इक्वल टू 5/8। और F इज इक्वल टू निकालना क्या है, फाइंड फ्रीक्वेंसी। चेंज टू, चेंज टू। कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी क्या गड़बड़ है चेंज। हमारी? हम्म। मेरे ख्याल से तो देखो, दोबारा मैं इसको ना थोड़ा नीटली लिख लेता हूँ, बड़ा बड़ा, ओके? सो फॉर्मूला इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन 2L। टू।
पहले की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 440 इज इक्वल टू वी बाय 2 एल। राइट। दूसरे का मुझे निकालना है वेलोसिटी इंटू 2 इंटू 4/5 एल। हम्म। मुझे ये निकालना है, इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता दुनिया में। 440/f इज इक्वल टू, नहीं अभी नहीं निकल रहा तो मतलब हमारा कॉन्सेप्ट ही फ्लॉप शो है फिर। ये 2L लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक लिख रहा हूँ। एट या फाइव। ऊपर लिखना है इसको 2L, ठीक है। तो ये 440/f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/4। 4, यस। 5/4 आएगा ना। हाँ। ओह, ये 5/8 क्यों लिख रहे थे हम, तो 2 नहीं काटा हमने। हाँ। क्या नाम, ओके। कितना आ गया, f इज इक्वल टू, नहीं 4 इंटू 440 40। डिवाइडेड बाय 5। कैलकुलेशन में तो भैया फुल मार्क्स है मेरे, फेल कर देंगे मुझे वो। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई यार, कुछ गड़बड़ है कैलकुलेशन में अभी भी। सही करिए। 4 8 जा 32, 4 8 जा 72, 75, नहीं 35, 32। नहीं यार, मैं क्या कर रहा हूँ, सम एरर। 0, राइट। उसका रीजन है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। फाइव। ये 5 into 440 होगा ना? कहाँ पे लास्ट स्टेप जो कर रहे थे। यार, देखो ये 440 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, ये 5 करा है, और 5 88,088 इंटू 4 जार। और फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए ना, लॉजिक तो ये बोलता है 5 शुड भी ऊपर। राइट। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्या हो गया, तो इस अगर लेंथ 4/5 ही हो तो फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज बाय 5/4, सीधा कर लो, हाँ, छोड़ो। ये तो कह रही थी मैं भी। 550 आंसर खत्म। कैलकुलेशन मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता, लेकिन कॉमन सेंस से कर लिया मैंने। भाई अगर मेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और मैं 4/5 कर रहा हूँ लेंथ को, तो हाँ। फ्रीक्वेंसी 5/4 कर दो, खत्म। क्या कैलकुलेशन हो रही है इतनी लंबी 10 घंटे से। आंसर 550 है, चॉइस है। है। आगे बढ़ो। मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, कैलकुलेशन गलती होती जा रही है। हाँ, वो मैंने फिर से कर लिया, वो आ रहा है आ 550। रहा है, हाँ तो हाँ। ठीक है। ये मेरी मानता है, वैसे करता रहता हूँ मैं ये। उलझ जाता हूँ मैं आधा आधा घंटा कैलकुलेशन में, 2 इंटू 2 22, कुछ भी लिख दो। सारे बच्चे ठीक कर रहे होते हैं मेरी कैलकुलेशन, एनीवे। मेरा फिजिक्स पे ध्यान होता है, मैं देखता भी नहीं उसको। एनीवे, ठीक है। अगला क्वेश्चन। एक 1 मीटर की तार है, किसी इनिशियल टेंशन में उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 256 है। उसके ऊपर फोर्स बढ़ा दी 1 किलो वेट, मतलब न्यूटन है ये, 1 न्यूटन। यस। द टेंशन, द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस टू, सेम बात हो गई। एक इनिशियल सर्टेन टेंशन है जो हमें पता नहीं थी कितनी है। तो हमारी टेंशन जो है ये, और हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमने भी निकाली थी वायर के अंदर कितनी होती है, V/2L, V/2। है ना। तो अभी हम्म। 1 मीटर की तार है, 1 मीटर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L। और टेंशन जब होती है स्ट्रिंग में, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है टेंशन इन अ स्ट्रिंग में, जो मास पर यूनिट वाला होता है। भी नहीं। भाई देखो, आप वो भी तो निकालोगे ना, ये अपना टेंशन जो आप यूज कर रहे हो। तो जो स्ट्रिंग होता है, जो अंडर वो होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, √T/μ। अच्छा, हाँ, V = √T/μ, राइट। फ्रीक्वेंसी, हाँ, इज इक्वल टू 1/2L। ये वेलोसिटी होती है, जिसको मैं ये लिख रहा हूँ ना V/2L, तो V हाँ। T/μ। हाँ, राइट, ठीक है। ये लगा लो आंसर, कंपेयर कर लो दोनों को। आंसर देखो, 1 मीटर की है, व्हेन द टेंशन इज इंक्रीज बाय सो एंड सो, देन द फ्रीक्वेंसी बिकम्स हाउ मच, 320। 256 से शुरू है ना, तो हाँ। 256 इज इक्वल टू 2। टेंशन उस समय कुछ है, पता नहीं है, निकालनी है। अच्छा, ये कितनी हो गई है फ्रीक्वेंसी वेट बढ़ाने पे, 320। हम्म। 1/2 अंडर रूट, टेंशन आपने बढ़ाई है, कुछ करा है ना उसके साथ, +1 करा है मेरे ख्याल से, म्यू। इंक्रीज बाय 1। 1 किलोग्राम वेट मतलब 1 न्यूटन ही तो होता है। तो हाँ। को डिवाइड कर लेते हैं, हमें निकालनी टी है। भाई बड़ी गंदी कैलकुलेशन है। 256/320 इज इक्वल टू अंडर रूट T/T+1।
ओके, म्यू कट गया, ठीक है। ये थोड़ा साफ कर लें इसको। 16 16 हजार, 16 20 हजार, 4 4000, 4 5000, 4/5 इज इक्वल टू √of t t+1। 16/25 इज इक्वल टू t/t+1। 16t+16 इज इक्वल टू 25t। 16 इज इक्वल टू 9t। t इज इक्वल टू 16/9 न्यूटन। आंसर। हम्म। ये तो अलजेब्रा हो गया ना सारा। हाँ, डिवाइड स्क्वायर यही है ना। अगर ये फॉर्मूला पता है तो क्या दिक्कत है। ठीक है। स्ट्रिंग की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, यही होती है 1/2L। हम्म। आंसर आ गया जी। और ऑर्गन पाइप, व्हाट इज द फिजिक्स ऑफ ऑर्गन पाइप? क्या होती है फिजिक्स ऑर्गन पाइप की? एक लाइन में समझाओ मुझे आप। अगर आप मुझे पढ़ा रहे हो तो क्या बताओगे? फिजिक्स ऑफ ऑर्गन पाइप में क्या होती है? मैं ऑर्गन आपका स्टूडेंट हूँ। सॉरी, मैं पहले क्वेश्चन पेस्ट कर दूं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। को पता ही नहीं होगा क्वेश्चन कहाँ पे है। स्टैंडिंग वेव्स पढ़ी है? स्टैंडिंग वेव्स, हाँ। स्टेशनरी वेव्स, यस। इंटरफेरेंस, हम्म। है ना? तो आप जब ऑर्गन पाइप की बात करते हो तो उसके उसमें क्या क्वालिटी होती है कि उसके अंदर दोनों साइड खुले होते हैं। हाँ, ओपन ऑर्गन पाइप दोनों टाइप हाँ, से। तो क्या और फर्क होता है दोनों की फ्रीक्वेंसीज में? जब रेजोनेंस होता है उसके अंदर, जैसे स्कूल में रेजोनेंस का एक्सपेरिमेंट नहीं होता, हाँ। वो मारते हैं ट्यूनिंग फोक ऊपर से, टू की आवाज आती है बड़ी तेज, हम्म। एडजस्ट करते हैं लेंथ को। वो क्लोज्ड पाइप होती है, एक साइड से पानी भरा होता है, रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, स्टैंडिंग वेव बनती है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं अलग अलग, तीन। यस, ओके, यस। एनीवे, कोई बात नहीं। देखो ये आपको याद, क्योंकि अभी ऑफ द कफ अभी एग्जाम हुए तो आपको याद नहीं होगा सारा। और फॉर्मूले आपको याद करने हैं नीट के लिए। अगर आपको कोई वर्ड बोलता है ना ऑर्गन पाइप, हम्म। आपको उसको बोलना भाई ऑर्गन पाइप के मुझे फंडे पता है। जो ओपन होती है उसका जो उसकी जो फ्रीक्वेंसीज उसमें आती हैं जो रेजोनेंस की, वो होती है एन इनटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जब क्लोज्ड पाइप होता है उसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स आते हैं, माने 2n - f0। हाँ, राइट। पता है ठीक ये है, तो। मतलब मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ, मुझे जो जो थोड़ा मुझे याद है। तो उसके अंदर क्या होगा, आपकी जो ऑर्गन पाइप होती है बेसिकली, आप क्वेश्चन में पढ़ो ऑर्गन पाइप बंद दी है खुली दी है? बताया नहीं ना? नहीं बताया। नहीं बताया हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा। एनीवे चलो, इन्होंने नहीं बता रखा मान लेते, राइट? तो हम क्या करते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि जो थ्री सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज है उनका हम्म। डिफरेंस कितना है। ओ। राइट, उनका डिफरेंस निकालो पहली और इसका। 425 और 495 का डिफरेंस निकालो कितना है। 595 -425 कितना होता है? 170। इसका और इसका भी निकालो, इस रेजोनेंस का। 765 -595, इसका कितना हो गया? 170। द 71 से। सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, राइट, हाँ। इज कांस्टेंट। यस। सक्सेस। अगली जो होगी 170 प्लस होगी, सात हम्म। सौ पैंसठ के ऊपर वो होगी 765 और 100। तो अगर आप देखो क्लोज्ड और ओपन पाइप में, क्लोज्ड पाइप के अंदर मैंने बोला कि जो होता है रूल, वो होता है Fn = n × f0। जो ओपन पाइप होती है उसमें Fn = 2n - 1 × f0, माने ऑड हार्मोनिक्स। ऑड हार्मोनिक्स में अगर आप डिफरेंस देखोगे, इसमें अगर आप डिफरेंस नोट करोगे तो ये क्या डिफरेंस आता है? इस पहली आएगी F0, 2f0, 12 3f0, 4f0, 5f, सारे नंबर आएंगे, इनका डिफरेंस क्या आएगा सब में? एफ नॉट का। F0 का डिफरेंस आ रहा है, विच इज अ कांस्टेंट, राइट? यस। और अगर आप बात करोगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की, तो इसमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है थ्री सक्सेसिव रेजोनेंस की दी हुई है। तो अब आपको इससे स्थापित करना है कि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी। 170 मतलब, मतलब कि जो आप डिफरेंस होता है ये क्लोज्ड पाइप में, एफ नॉट मतलब सेम आ रहा है। है ना? हाँ, ये क्लोज्ड पाइप के लिए लिखा है मैंने। ओपन के लिए नहीं होगा ये? क्लोज्ड। नहीं, क्लोज्ड मतलब दोनों साइड से क्लोज्ड हो गई ना।
हाँ हाँ ओपन, सॉरी, ओपन एट बोथ द एंड्स। हाँ क्योंकि ओपन एट बोथ द एंड्स के लिए 1 2 3 4 सारा चलता है ना। जो हाँ आंसर भी आते हैं वो F0 2 3 ऐसे आते हैं, ऑड हाँ नहीं आते। F3 5 क्लोज, नहीं आता ना। हाँ क्लोज्ड के लिए ऑड हार्मोनिक्स होंगे और ओपन के लिए नॉर्मल। नॉर्मल, राइट। नॉर्मल जो मतलब नेचुरल नंबर होते हैं सारे। हाँ सही है ना। तो हार्मोनिक सीरीज जो हमारी आ रही है FN की, वो किससे मैच हो रही है? ओपन ओपन से। टाइप, है ना। राइट। तो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 170। हम्म। क्योंकि ओपन के अंदर अगर आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या आता है? F0 ही तो आता है। हाँ भाई जब मैंने 2 सब्ट्रैक्ट करे तो क्या आया? मेरा F0 नहीं आया। सेम। तो मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी F0 है, डिफरेंस भी F0 है। हाँ। अगले का, अगले का। तो मेरा अब डिफरेंस आ रहा है 170। हम्म। तो मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये कितनी हुई फिर? 170। एक इस सौ सीरीज, मतलब ये राइट। 170 से शुरू ही होगी कहीं पे पीछे। दो हाँ। पीछे 340 घटा लो तो 170 आ जाएगा। हम्म। राइट। टेल मी इफ इट साउंड्स अनकंफर्टेबल टू यू, यू डोंट अग्री विद मी, डोंट अग्री विद नो, आई एग्री। मी। आ गया ना कि हाँ भाई ये एक के बाद एक आ रही है ना 170 का डिफरेंस। हाँ। इस्टेब्लिश क्या हुआ है 170 के डिफरेंस है कि दिस इज व्हाट पैटर्न, जो सक्सेसिव रेजोनेंस जो हो रहा है वो ऑड वाला तो आ ही नहीं रहा, जो हम्म। क्लोज्ड पाइप का होता है। हाँ। जो पैटर्न आ रहा है सक्सेसिव रेजोनेंस का, दैट इज कमिंग आउट टू बी F0 2 F0 3 F0। हम्म। तो एक फिर के वो बाद एक आ रही है ना था, राइट। फ्रीक्वेंसीज जो 3 दी हुई हैं, हाँ। को सीधा सब्ट्रैक्ट करो 170 आता जा रहा है। हम्म। करेक्ट। क्वाइट एग्री। ओके, लेट मी जस्ट आस्क यू सिंपल क्वेश्चन। अभी हम थ्योरी नहीं पढ़ रहे। मैं मान रहा हूं कि आपको पता है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, ठीक है? लेकिन वी कैन स्लो डाउन ऑल्सो इफ यू वांट। अगर आपको लगता है डाइजेस्ट करने में दिक्कत आ रही है, जल्दी जल्दी हो रहा है, तो आराम से, कोई जल्दी नहीं है, फिर टेक टाइम। नहीं ठीक है सर। लेकिन मेरे ख्याल से आपने सोच लिया इसके बारे में, ठीक सोचा है। हाँ आई थिंक यू यू थॉट वेल अबाउट इट कि कैसे इसके बारे में सोचना है। वो डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, वो समझ नया था थोड़ा सा। आ है गया। ना। हाँ। ऑड और इवन भाई, ऑड और नॉर्मल ना। हम्म। अगर आप क्लोज्ड एट वन एंड हो तो आपका जो है ऑड वाले आएंगे। हाँ क्लोज दैट वन एंड में, राइट। सिंपल। तो अगर मैं बोलूं कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है ना उसमें, हम्म। क्लो क्लोज्ड में, सॉरी, हम्म। F1 जो होती है वो 3F0 होती है उसके अंदर। हाँ समझ गई ये वाला। है ना। तो हाँ। उसमें आप 3F0 को डालोगे इक्वल टू 425। ये अपना 425। जो क्वेश्चन है, हाँ। अगर क्लोज्ड लिख देता वो ये कि क्लोज्ड है, हाँ। तो आप क्या करते? 3F0 इज इक्वल टू 425 लिखते आप। N इज इक्वल टू डालूंगा ना मैं फिर। हाँ ठीक है। तो मेरा F0 कितना आ जाता? 141। 141। ऑड मल्टीपल्स चाहिए थे ना मुझे। हम्म। अगर मेरी पाइप क्लोज्ड होती है तो मेरे को ऑड मल्टीपल आएंगे मेरे पास। तो ऑड मल्टीपल का क्या रूल होता है? 2n-1 F0। हम्म। ऑड नंबर, राइट। मेरी फ्रीक्वेंसीज क्या क्या दे रखी हैं? 425, 595, 765, राइट। हम्म। इनका सक्सेसिव डिफरेंस अभी भी 170 आएगा। यस। अभी भी वन, लेकिन मुझे इनको एक्सप्रेस करना है एज ऑड मल्टीपल ऑफ F0। हाँ। तो मैं बोलता हूं कि ये ऑड मल्टीपल है। तो पहला जो मल्टीपल है ऑड, वो है मेरा 3F0। पहला जो सेकंड है मेरा जो मल्टीपल है दैट इज 5F0। नॉट। Reason is he has not told that this is the fundamental. We are starting with the fundamental frequency. He has not said it. हाँ 425 cannot be fundamental frequency. कहाँ हाँ। लिखा है कि it is first frequency? No. So 2n-1 F0 में I can't put n is equal to 1 and say कि F0 is equal to 425. I can't. हम्म।
आई एम सेइंग द फर्स्ट, दिस इज 3F0, नेक्स्ट वाली। हाँ और जो अगली 595 वाली है वो 5F0 है, क्योंकि ये तो मुझे पता है कि ये F0, 3F0, 5F0 ऐसे चलता है ऑड में। हाँ। और मुझे ये भी पता है कि ये वाली जो 425 है, ये F0 नहीं है। हम्म। और मुझे एक बात और पता है अपनी मतलब पास नॉलेज से, कि जब भी क्लोज्ड पाइप होती है हाँ। उस और एक ओपन पाइप होती है, और दोनों की लंबाई सेम है। हम्म। एक पाइप है, दोनों की लंबाई सेम है पाइप की, लेकिन एक पाइप क्लोज्ड है, एक पाइप ओपन है। हाँ। राइट। तो राइट। जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज्ड की होती है वो ओपन से हमेशा छोटी होती है। हाँ, 1:2 में। हाँ। तो मैं क्यों लूंगा उसको बड़ा, फिर 425 क्यों ले लूंगा मैं उसको कम वाली साइड पे लूंगा ना। तो मैं बोल हाँ। रहा हूँ 3F0 = 425। ऑब्वियसली हमारे सामने फुल क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ क्या है, लेकिन डिस्कशन के लिए आपका मैं दिमाग खोलने के लिए बोल रहा हूँ कैसे सोचना है। हाँ। ये आपने सब पढ़ा हुआ है, टू पुट पुट इट टुगेदर, दैट्स या। ऑल। भी राइट। डिस्कस करेंगे तो करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आज के लिए बहुत है मेरे ख्याल से, क्योंकि दिस हाँ। इज नॉट एग्जैक्टली, बट हाँ, थोड़ा आइडिया आपको थोड़ा और बेटर हो जाएगा इस डिस्कशन से कि हाँ कैसे हो रहा है। क्योंकि आपको पास नॉलेज है तो इजी था थोड़ा आपके लिए हम्म। समझना। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ट्यूनिंग फोक। ओके, तो ट्यूनिंग फोक भी जो है रेजोनेंस के काम आता है, हाँ। राइट। डिवाइस होता है, 10 है। एनी टू, व्हाट आर बीट्स? डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसीज। ओके, चलो ठीक है। चलो, ये मतलब बीट वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर जो ट्यूनिंग फोक्स हैं उनके अपनी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट है। हम्म। राइट। each of the tuning fork is having its, and how they have been arranged in increasing order of frequency। इंक्रीजिंग ऑर्डर। और अगले और पिछले वाले में 4 बीट्स का फर्क आता है। हाँ। और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है जो एंड वाले की होगी वो फर्स्ट वाले के डबल है। हम्म। राइट। तो हम बेसिकली, ये मुझे बोल रहा है कि आप इसकी मैथ्स लिख के बता दो। राइट। तो मेरी जो पहला ट्यूनिंग फोक है उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मान लो हो गई मेरी FL। पहला ट्यूनिंग फोक है FL, मान लो लोवेस्ट, सबसे छोटा। हाँ। राइट। अगले की क्या होगी? ऐसे चलेंगी। और जो हाँ। लास्ट होगा उसकी क्या होगी? ये थर्ड है, तो लास्ट 10th होगा, उसकी क्या होगी? 4 9s ना, जैसे थर्ड की 4 × 2 है। थर्ड है ना ये। हाँ। थर्ड में 4 × 2 आ रहा है, सेकंड में 4 × 1 आ रहा है, तो 10th में 4 × 9 ही होगा ना, एक कम। इंटू 9। हाँ। 4 का डिफरेंस है ना सब में। हाँ। हाँ, समझ आगे गई। समझ में क्लियर है? हाँ। ओके। तो ये मेरे को मालूम है, इन दोनों का रिलेशनशिप मुझे पता है। ये हाईएस्ट है बाय द वे, FH। मेरा लास्ट का ट्यूनिंग फोक है, इस ये डबल है लोवेस्ट के। हम्म। दिस इज डबल ऑफ लोवेस्ट, इक्वेशन लिख लूं मैं वो वाली, इट इज डबल ऑफ लोवेस्ट। FH = 2FL लिख देता हूं मैं। एफ एच इज इक्वल या। ठीक है। राइट। सो तो ठीक है, मैं लिख देता हूँ FL + 36 = 2 टाइम्स FL। मेरा FL कितना आ गया, इक्वल टू 36। जो मेरा पहला ट्यूनिंग फोक है वो 36 हर्ट्स का है, हाँ। इस रैशनल से, इस लॉजिक से। हाँ। और हाईएस्ट कितना है? 72, डबल है। डबल है। राइट। तो हाईएस्ट इज दिस, लोएस्ट इज। 36 and 72। राइट। ये तो वो वाले क्वेश्चन नहीं होता कि इतने सेब उसको दिए, सेब इतने ऑरेंज उसको दिए। हाँ। ये वैसे क्वेश्चन है मैथ्स के, मतलब ये इसमें कुछ है ही नहीं करने को। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, एक टॉपिक होता है AP, राइट। है ना, वैसा है ये क्वेश्चन बेसिकली। राइट, यू कैन मेक सम जनरलाइजेशन आल्सो हियर। लेट मी टेल यू व्हाट आई एम, व्हेन आई से जनरलाइजेशन, व्हाट डू आई मीन। कई बार क्या होता है कि शॉर्ट ट्रिक्स होती है ना, जैसे सीखने के लिए, हम्म। वो आपके दिमाग में अगर बैठ जाए तो वैसा वाला क्वेश्चन हर बार आप ऐसे ही कर सकते हो ना। हाँ।
देखते हैं कि इसको एक ही लाइन में खत्म करो आंसर। तो you can solve certain questions with the help of those those type of equations. So if you know the number of folks, you know the lowest frequency and highest frequency, and you know the beat frequency. मतलब मैं आपको कितने ही फोक दे दूं जिनमें कॉमन गैप है बीट फ्रीक्वेंसी वाला डेल्टा एफ, और एक लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, और आपको ये दे रखा है कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो के टाइम्स लोवेस्ट है। हम्म। ठीक है। हम्म। जनरल 10 की जगह 20 भी तो हो सकते हैं, 40 भी तो हो सकते हैं। हाँ। तो एक जनरल अगर आपको याद करना पड़ जाए कि हाउ आर दे लिंक टू ईच अदर, राइट, तो उसका मेथड क्या है कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, राइट, अगर वो निकालनी पड़ जाए आपको विद द हेल्प ऑफ दीज गिवन डेटा की बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है एक्सेट्रा, तो जो आपका हाईएस्ट का रूल आएगा एफ एच, थोड़ा डार्क नहीं आ रहा ये, एक नो मिनट में, इट्स फाइन। देख पा रहे हो, हाँ हाँ। ये है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, राइट। राइट। इसको लिखेंगे के टाइम्स एन माइनस वन, के इंटू एन माइनस वन अपॉन के माइनस वन मल्टीप्लाई बाय द बीट फ्रीक्वेंसी, मल्टीप्लाई बाय द बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी। जो गैप है बिटवीन द टू ट्यूनिंग फोक्स। आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर कितना था रिलेशनशिप बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट? टू, के इज दैट टू, टू। नंबर ऑफ ट्यूनिंग फोक्स कितने थे? 10। टू नाइन। सॉरी, ये तो 2 - 1 हो गया। डेल्टा एफ कितना हो गया? 4, हाँ। 9 × 4, राइट। 2 × 9 × 4, 32, 36 × 2, 72। तो ये एक्सप्रेशन हो गया अगर आपको दे रखे हो एन नंबर ऑफ ट्यूनिंग फोक्स एंड के बी। एंड के टाइम्स द the highest frequency is k times the lowest frequency, and the हम्म। beat frequency is also known. In one line you can find the answer, राइट। है ना? हम्म। ठीक है। ऐसे ये याद करे जा सकते हैं ना थोड़े थोड़े, वहां भी दे रखे हो तो मतलब ये होता है मुश्किल, कितने याद करोगे, हाउ मेनी विल यू रिमेम्बराइज देम। हाँ। पर ठीक है, इफ इट हेल्प्स यू। 46 पे आ रहा हूँ मैं। ओके। 46 पे कोई टेम्परेचर का लेना देना है, ओके। सो डेफिनेटली जो वेलोसिटी होती है वो टेम्परेचर से चेंज हो जाती है। हम्म। तो इसमें इन्होंने एक एडिशनल की व्हाट इज द डिपेंडेंस ऑफ हाउ द टेम्परेचर impacts the frequencies, okay. Now you have a tuning fork and an air column, जो स्कूल का एक्सपेरिमेंट होता है, राइट, whose temperature is 51 degree, produces a beat in 1 second, okay, when sounded together, okay. So एक ट्यूनिंग फोक है और एक एयर कॉलम है। एयर कॉलम के अंदर भी जो वाइब्रेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फोक की भी अब 4 बीट्स पैदा कर रहे हैं आपस में। अब आपको मालूम नहीं कौन ज्यादा है कौन छोटा है। Now when the temperature of the air column decreases, the number of beats decrease. Oh, तो बेसिकली क्या है कि अगर आपका टेम्परेचर गिरता है, व्हाट हैपेंस टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड? दैट इज द पॉइंट ही इज ट्राइंग टू ड्राइव होम। उससे पता चल जाएगा ना कि जो वो है अपना, जो कॉलम है एयर कॉलम, उसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर है या नीचे? गैप बढ़ गया ना, 8 हो गया गैप। आर यू एबल टू सी द क्वेश्चन? इट इज एक्चुअली फेल्ड टू लोड। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, तो हवा में बोल रहा हूँ मेरे को। आई विल जस्ट क्लोज दिस व्हाइट बोर्ड एंड स्टार्ट इट अगेन। वो हो जाता है इसके अंदर पंगा। ओके। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ना, जस्ट ओपन। आई विल ओपन अ न्यू व्हाइट बोर्ड। वो भर गया मुझे लगता है। ये अंग्रेज जाग गए होंगे, उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया है। अब इंडियन को काट रहे हैं वो, कि इंडियन ना यूज कर सके जूम को। हाँ जी, आप देख पा रहे हो? बता देना। हाँ। ओके, पढ़ लो पहले क्वेश्चन। हाँ वो है मेरे पास वैसे। अच्छा है आपके पास, सॉरी। तो अब 4 बीट हो रही है, टेम्परेचर गिर गया, तो नंबर ऑफ बीट घट गई, सॉरी, टू 1। हम्म। तो क्यों, आप देखो, जो बीट होती है वैसे क्या होगी, इट विल बी एफ फोर्क माइनस एफ कॉलम, राइट।
मैग्नीट्यूड कोई भी किसी में से सब्ट्रैक्ट कर लो, पता नहीं ना कौन सा बड़ा है अभी, हाँ वी डोंट नो। बीट राइट। फ्रीक्वेंसीज एफ फोर्क माइनस एफ एयर कॉलम और हाँ। एफ एयर कॉलम माइनस एफ फोर्क, हमें नहीं पता, हम्म। राइट। हमें क्या मालूम है, टेम्परेचर गिरा है, उसका यूज कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो टेम्परेचर का क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड का, क्योंकि ये साउंड वाला एक्सपेरिमेंट है। वेलोसिटी ऑफ साउंड, क्या फॉर्मूला लिखते हैं इसके अंदर, जो लिखा जाता है 331 प्लस 0.61 टी, पॉइंट 0.6 टी, 6 ये लिखते हैं ना हाँ। वेलोसिटी का फॉर्मूला जो साउंड का है। अगर आपका ये टेम्परेचर डिपेंडेंस नजर आ रही है, हम्म। और आपको मालूम है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। यस। अगर आपकी टेम्परेचर गिरी 16 डिग्री पे, तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम भी गिरी, हाँ। और अब आपका जो वो है बीट फ्रीक्वेंसी वो 1 हो गया। ओनली। इसका मतलब आपका जो एयर कॉलम का फ्रीक्वेंसी है, अगर वो पहले ही कम होता ट्यूनिंग फोक से, हम्म। टेम्परेचर से और कम हो जाता, तो बीट फ्रीक्वेंसी डिफरेंस शुड हैव गॉन अबव 4। हाँ। सही है ना, you started with 4 beats, राइट। 51 degree. So you say F fork minus F air column is equal to 4. टेम्परेचर 16 डिग्री, फोर्क का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला टेम्परेचर से, इसको तो फर्क पड़ेगा ना, एयर इसकी पर। फ्रीक्वेंसी तो और गिर गई। हाँ। तो F fork minus a smaller number will give you more than 4 again, हम्म। which is wrong। आपका बड़ा है, इसका मतलब शुरू में F air column was greater than F fork, because you reduce the temperature, the F air column reduced, and the gap between then the new air column and the F fork is now 1। मैं हम्म। आपसे पहले 4 रुपए ज्यादा था, अब मुझे किसी तरह से आपने गिरा दिया, मैं आपसे 4 रुपए ज्यादा था, आपने हाँ। किसी बंदे को बोला इसके 3 रुपए छीन लो, हम्म। तो अब हम दोनों में गैप कितना हो गया, 1। 1। मैं आपसे 4 रुपए ज्यादा था, मेरे 3 रुपए किसी ने खींच लिए, हम दोनों में गैप कितना हो गया, 1। 1। और अगर मैं आपसे शुरू से ही अगर 4 रुपए कम होता और चोरी करवा देते तो कितना गैप आ जाता, 7। 7। राइट। इसका हाँ। मतलब मैं आपसे शुरू में ज्यादा था ना, मेरी चोरी करवाने के बाद भी मैं आपसे ऊपर रहा। हाँ। तो फोक भी तो इसका मतलब एयर कॉलम शुरू से ही ऊपर था, हाँ। क्योंकि टेम्परेचर गिराने के बाद भी ऊपर ही रहा। हाँ। 1 आ रही है बीट फ्रीक्वेंसी, राइट। राइट। तो आप अगर इसको लिखोगे एफ इज प्रोपोर्शनल टू दिस, देन व्हाट विल यू राइट, यू विल से कि जब टेम्परेचर 51 डिग्री था तो वेलोसिटी कितनी होगी, और जब टेम्परेचर 16 डिग्री हो गया तो वेलोसिटी कितनी होगी साउंड की, क्योंकि वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल होते हैं। तो पहले मेरी 51 डिग्री पे मेरी वेलोसिटी निकालूंगा मैं, फिर 16 डिग्री पे मैं वेलोसिटी निकालूंगा। मान लो 51 डिग्री की कैलकुलेशन में करता हूँ, 51 इंटू 0.6 की, राइट, ये 51। मेरी आती है 361.6, ठीक हम्म। है, और दूसरे की मेरी आती है 340.6। ये एयर कॉलम की वेलोसिटीज है मीटर पर सेकेंड में, राइट। तो एक। इसका मतलब इस समय जो फ्रीक्वेंसीज हैं एयर कॉलम की, पहले हाइट 51 डिग्री पे और अब 16 डिग्री पे, उनकी रेशियो भी यही रहेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, हाँ। है ना। ये एयर कॉलम की बात हो रही है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, वो जो अपना वो है क्या कहते हैं ट्यूनिंग फोक, उससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब जो मेरी फ्रीक्वेंसी है अब 16 डिग्री पे, दैट इज 340.6 अपॉन 361.6 इंटू F51, हम्म। एयर कॉलम की नई फ्रीक्वेंसी, हम्म। और गिर गई है because the velocity has gone down, so frequency has gone down हाँ। as compared to 51 degree. So what is my new frequency which I am getting now with the help of the reduction in temperature? कितनी आई मेरी नई फ्रीक्वेंसी, उल्टा लिख लो बेशक,
इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये जो 51 डिग्रीज पे होती है, और ये F51 इंटू 340.6 अपॉन 361.6 है, तो F51 मान लो 1.06 आती है ऑफ F16, बड़ी है, हाँ। इट इज बिगर, राइट? हम्म। वेलोसिटी के फॉर्मूले से हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि जो फ्रीक्वेंसी है वो करीब 6% बड़ी है 16 डिग्री से। और रियलिटी क्या है कि जो F4 का है और F16 जो है, इनका गैप कितना है शुरू में? 4, फोर। सॉरी 51 डिग्री पे, 51 डिग्री पे। हाँ। अब F16 और F4 कितना है? वन। वरना बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, हम्म। राइट? अब मैं F4 किन्होंने दे रखा है मुझे कहीं? नहीं दिया। नहीं। बेहोश मत हो जाना, ध्यान से कंसंट्रेट करो, समझ में आ जाएगा। अभी तक तो आ गया समझ में? हम्म। एक रेशियो निकाल चुके हो आप इन दोनों की, राइट। निकाल चुके हो ना? तो हाँ। F51 - 4 इज इक्वल टू F4, हम्म। एंड F16 - 1 इज इक्वल टू F4। हम्म। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड क्वेश्चन में निकालना क्या है, व्हाट इज टू बी। अच्छा, F4 की निकालना है, उसे एलिमिनेट नहीं करना, राइट? तो F51 माइनस मालूम है, ये मालूम है, इनका एक रिलेशनशिप मालूम चल गया कि F51 - 4 इज इक्वल टू F16 - 1। हम्म। इसका मतलब F51 - F16 इज इक्वल टू 3। हाँ। और एक रिलेशनशिप निकाला हुआ है, F51 इज इक्वल टू 1.06 टाइम्स F16। हाँ। इन दोनों को सॉल्व कर लो, गेट द वैल्यू ऑफ F51 और F16, सब्स्टिट्यूट इट हियर, यू विल गेट द आंसर ऑफ ट्यूनिंग फोक। या। नॉट वेरी डिफिकल्ट, थोड़ी मैथ्स ज्यादा है इसके अंदर अगर आप देखोगे, अलजेब्रा। भाई हम्म। अगर मैं लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं कि मैंने फिजिक्स क्या लगाई है, कुछ भी नहीं लगाया मैंने फिजिक्स का। क्यों? क्योंकि मेरे को ये मालूम था कि जब ट्यूनिंग फोक, सॉरी, जब एयर कॉलम की टेम्परेचर गिरती है तो माई फ्रीक्वेंसी रिड्यूसेस, हम्म। बट आई एम स्टिल वन अबव द ट्यूनिंग फोक। तो इतना मुझे समझ होनी चाहिए थी कि यार, कि मैं टेम्परेचर के गिरने से फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम को ढूंढूं कैसे। तो मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला है दैट इज 331 प्लस 0.6 t। तो velocity of sound at 51 is equal to 331 plus 0.6 into 51, and the velocity of sound at 16 is equal to 331 plus 0.6 into 16। हम्म। कॉमन सेंस, राइट? तो ये राइट। मैंने आपको लिख के दिया था, कितना निकाला था मैंने ये वैल्यू, समथिंग, वी फाउंड आउट द आंसर्स, राइट? 360 एंड 340 समथिंग, हाँ। 30 हो जाएगा ना लगभग, 30। तो हाँ। ये 361 लिखा था मैंने, वन। ये 16 इंटू 0.6 कितना होगा? 9.6, और इसमें ऐड हो जाएगा तो 340 हो जाएगा। 340 समथिंग। तो V51 अपॉन V16 was 361 by 340, and this exactly will be the frequency ratio also, हम्म। because because frequency is proportional to velocity. यस। Wavelength does not change because the medium has not changed, right? हम्म। रूल तो ये होता है ना, velocity is equal to f lambda. यस। Lambda does not change unless the medium changes. यस। Okay, so I have found out one equation is this. Long question, by the way. हाँ। रेशियो निकल गई इनकी, F51 इज इक्वल टू 1.06 टाइम्स F16। ये समझ में आ गया? हाँ। टेम्परेचर गिरने से वेलोसिटी बदली, वेलोसिटी पकड़ में आई, तो रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज निकाल ली 51 डिग्री पे और 16 डिग्री पे, उनका एक रिलेशनशिप निकाल लिया। हम्म। अब उसने बोला कि जो एफ ऑफ पहली सिचुएशन जो दे रखी थी कि एफ, इससे ये भी पता चला कि जो एयर कॉलम है वो हाई है, तो हाँ। एफ एयर कॉलम एट 16 डिग्री माइनस एफ पोक 1 बन गया। वन था। और शुरू में एयर कॉलम एट 51 डिग्री माइनस एफ फोक इज इक्वल टू फोर। 4। यस। इन इसमें से क्या करा, इन दोनों में से F4 हटा दिया हम्म। और एक इक्वेशन बना ली, F
एयर कॉलम 51 माइनस एफ एयर कॉलम 16 इज इक्वल टू 3। 3। एक ये निकाल रखी थी, हम्म। इसको एफ 51 को यहां डाल दिया, हाँ। 1.06 इंटू F16 माइनस FA16 एयर कॉलम 16 इज इक्वल टू 3। तो ये बन गया 0.06 जी। F16 इज इक्वल टू 3। तो F एयर कॉलम 16 आ गया 3 डिवाइडेड बाय 0.06, माने 300 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 150/3। 2 150 सा 2 3 सा मतलब 50। हम्म। 50 आ गया, तो इस 50 को मैंने कहा यूज कर लिया, यहां पे। हाँ। ये 50 है, हम्म। ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो मेरा जो 4 के, सॉरी, ये दिस विल बिकम 49। 49। टेल मी कॉन्सेप्चुअली व्हाट वाज नॉट क्लियर, डोंट वरी अबाउट कैलकुलेशन, यू कैन डू इट। लंबाई देखी क्वेश्चन की, वेलोसिटी से कैसे फ्रीक्वेंसी पे इंपैक्ट लगाया, हाँ। और ये दिमाग लगाया यार, बड़ा कौन है दोनों में से, नहीं तो इक्वेशन उल्टी लिखी जाती, यस। F4 का माइनस हो जाता फिर। हाँ, वो चीज है। यस, खत्म, यस। ऑल क्वेश्चंस डन। जिंदा हो ना अभी, लाइव? यस। कोई भी बेहोश हो सकता है। बट गुड क्वेश्चंस, ऑल वर गुड क्वेश्चंस, एंड दे वर ट्रिकी बट सम वर स्ट्रेट फॉरवर्ड बट नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये देखते लड्डू है वो खा जाओ, वैसे भी नहीं थे। बट यस, जितने थे मतलब ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पॉइंट ही ये है। ऐसे ही डिस्कस करते रहोगे ना बार बार, दूसरा चैप्टर लो, क्वेश्चन करोगे, तो ऐसे करते 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 दिमाग में बैठ जाता है। यू जस्ट हाँ। नीड टू सी हाउ द अदर पर्सन सॉल्व्स इट्स, यस। क्या कैसे सोचता है वो। फॉर्मूले आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है, कोई फर्क नहीं हम दोनों में, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ अस। ओनली थिंग यस। इज सी हाउ आई सॉल्व, गो बैक एंड थिंक, स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट कि यार फॉर्मूले तो वही हैं जो वही होते हैं, बस उनको इधर उधर से कैसे मैच लगाने। अब देखो कुछ ग्राफिकल होते हैं क्वेश्चन, हाँ। सम क्वेश्चंस आर ग्राफ, सम क्वेश्चंस आर अलजेब्रा, सम आर कैलकुलस। तो हम्म। बस यही फर्क होता है। यू शुड जस्ट हैव क्लैरिटी ऑन द कॉन्सेप्ट। ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप में पढ़ा क्या हुआ है? क्लोज्ड पाइप, तो ये उसका। पाइप, उसमें हम्म। ऑड हार्मोनिक, ये तो यूज तो यही होना है। अब हाँ। इस पजल को बिठाएं कैसे? राइट। क्यों नहीं हमने इसको क्लोज्ड पाइप लिया? क्योंकि भाई वो 3F नॉट हम्म। है ना, पढ़ना तो मतलब गहरी सोच, थोड़ी सी गहरी सोच है ना, क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में, दैट वी कैन थिंक क्रिटिकली। राइट। मैं आपको एक प्लेलिस्ट भेजूंगा ऑसिलेशन की, ओके। सिंपल हार्मोनिक मोशन की, उसमें तरह तरह के क्वेश्चन होंगे और कॉन्सेप्ट होंगे, छोटे छोटे 1 1 मिनट के वीडियो। जब भी टाइम हो देख भी लेना उनको, और ये वाली क्लास तो देख ही सकते हो जब आपका मन हो। ओके। और कोई सवाल? नहीं। 500 रुपए के लिए, 200 रुपए के लिए करोड़पति में कौन बनेगा फिजिक्स का करोड़पति? चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, हाँ। एंड लेट मी नो व्हेन यू वांट टू डू द नेक्स्ट क्लास, कम विद द नेक्स्ट सेट ऑफ डाउट्स। ओके, थैंक यू, इट वेव्स वाज के है ना, ग्रेट। आप वेव्स पढ़नी है आपको? हाँ। वेव्स, हाँ, तो इसमें थोड़ा सा वेव था, जैसे ऑर्गन पाइप वेव था, हाँ। स्टैंडिंग वेव बनती है, स्टैंडिंग वेव वेव नहीं होती, एक पैटर्न होता है सिर्फ वो, थोड़ा ये। वेव, नथिंग दैट ट्रेवल्स इन दिस। चलो, आई होप यू एंजॉयड इट, यू लाइक इट, एंड या। आई विल वेट। थोड़ा सा इंटेंस बंदा हूं मैं, थोड़ा बहुत पढ़ाने का मुझे शौक है, मुझे मजा आता है करने में ये सब। एनीवे, मेरी रुचि है इसके अंदर, आई एम डीपली इंटरेस्टेड। तो लेट मी नो व्हेन यू आर कंफर्टेबल, वी विल हैव द नेक्स्ट क्लास। हाँ, या श्योर, इट ठीक है, वाज टेक योर ग्रेट, टाइम, ओके। थैंक यू। आपको लिंक भेज दूंगा आपके डैड को इसका भी, ओके। देख लेना उसको। चलो बाय, टेक केयर।